afternoon, friends. Yeah. माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता. Friends who have joined us today in this webinar session on Zoom and on various social media platforms like Facebook, Instagram, and YouTube, I must inform about today's topic. On 11th of May 2020, the government of Haryana came up with Haryana Official Languages Amendments Act 2020. Today, we have Mr. Naveen Kaushik with us. Mr. Naveen specifically asked me to introduce him just as a foot soldier of Bharatiya Bhasha Abhiyan, but I will fail in my duty if I do not say that Mr. Naveen Kaushik is a practicing lawyer in Punjab and Haryana High Court for last more than 2 decades. He has been performing the duty of Assistant Advocate General in state of Punjab and also worked as Additional Advocate General in state of Haryana. Mr. Naveen ji will take us to all the efforts Bharatiya Bhasha Abhiyan has made for bringing this particular statute and what are the problems and what were the objectives of this act. Mr. Naveen Kaushik. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब दोस्तों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने यहाँ इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है, बुलाया है. वी आर ऑल आर एडवोकेट्स एंड फ्रेंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हम्बली थैंक यू ऑल. मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को कैसे शुरू करूं और किस प्रकार से ये बात रखी जाए, क्योंकि आज मेरे जो ऑडियंस हैं वो ऐसा दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ जब मुझे थोड़ी दुविधा है. पहली बार हुआ जब 2016 में मुझे एक स्कूल ने इनवाइट किया और जब मैंने वहां ऑडियंस को देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे सामने दूसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे थे और मुझे उन्हें ये विषय बताना था. आज उसी प्रकार मेरे सामने जो ऑडियंस हैं और जो मेरे साथ हैं वो सभी लोग उस विषय के बहुत ज्ञाता हैं. हम लॉ पर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे. तो ये सभी जो चीजें हैं इन सब के बारे में हम सब जानते हैं. तो मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सीआरपीसी, सीपीसी इस विषय पर बता पाऊं इस गलतफहमी में मैं नहीं हूं. हम सब जानते हैं. मैंने वहां बात शुरू की थी तो केवल उनके सामने बच्चों के मैंने 3 बातें रखी. वो आपके साथ साझा कर लूं और फिर मैं अपनी आज की बात पे आऊंगा. तो मैंने उन बच्चों से सवाल किया कि हम बड़ा किसे मानते हैं. एक व्यक्ति जिसके उम्र 90 साल है वो बड़ा है या 16 साल वाला एक नौजवान. तो बच्चों ने जवाब दिया जी 100 साल वाला. तो मैंने कहा 90 साल 100 साल जिसकी आयु है. तो भारतीय जो भाषाएं हैं, विशेष रूप से जो हिंदी है, वो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है और जो इंग्लिश हम प्रयोग करते हैं वो लगभग 500 वर्ष पुरानी भाषा है. तो मैं कही बड़ा कौन हुआ, अंग्रेजी या हिंदी? बच्चों ने ऑब्वियस आंसर दिया हिंदी. उम्र में बड़ी है. एक व्यक्ति के पास 500 रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 10,000 हैं, तो बड़ा कौन? तो बच्चों ने ऑब्वियस आंसर दिया जिसके पास 10,000 हैं. अंग्रेजी के पास अपने मूल शब्द 8,000 हैं और हिंदी भाषा के पास लगभग 1.5 लाख शब्दों का मूल अपना शब्दकोश है. अब तीसरी बात, एक व्यक्ति के घर में 5 लोग हैं और एक का परिवार 50 लोगों का है, तो बड़ा कौन हुआ? तो ऑब्वियस आंसर था 50 वाला. इसी प्रकार हिंदी बोलने वाले लोग दुनिया के 206 देशों में पाए जाते हैं. ऐसा आंकड़ा यूनाइटेड स्टेट्स का है, हमारा नहीं है. और करीब करीब 80 करोड़ लोग भारत में हिंदी बोलते समझते हैं और लगभग 40 करोड़ लोग भारत से बाहर ऐसे रहते हैं जो इन बकाया 205 देशों में रह रहे हैं, वो हिंदी बोलते और समझते हैं. तो भाषा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो विश्व
भाषा किसी को कहा जा सकता है तो मेरा कहना यह है वो हिंदी है, क्योंकि अंग्रेजी केवल 19 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी 7 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली भी अगर बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका या हमारे पास जो पड़ोसी राज्य हैं, उन देशों में अनऑफिशियल होते हुए भी हिंदी का ही प्रयोग होता है। उर्दू केवल अरबी के कुछ शब्दों को हिंदी में हम मिला लेते हैं तो उसे उर्दू कहते हैं। इसी प्रकार श्रीलंका में जो भाषा प्रयोग होती है, तमिल या सिंहली, वो भाषाएं भी हिंदी के परिवार की भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं के परिवार की। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारी भाषा हर प्रकार से बड़ी है, बोले जाने में, देशों की संख्या में, विश्व व्यापक स्वरूप में। इसके साथ साथ ये अभियान की शुरुआत के विषय में मैं आपको अपनी यात्रा आपके साथ साझी करूंगा। बहुत से प्रश्न जो मेरे मन में थे शायद आपके भी हों, तो कई प्रश्न जो बाद में आएंगे वो शायद आपके अभी मेरे प्रश्नों के साथ ही शांत हो जाए, ऐसा मैं मानता हूं। पहला, 2010 में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दिल्ली में अधिवक्ता हैं आशीष राय जी, उन्होंने एक संगोष्ठी दिल्ली के हाई कोर्ट में की। इस संगोष्ठी में कुछ जज साहिबान आए, कुछ सीनियर एडवोकेट्स आए, बहुत सारे समाज के लोग आए और अधिवक्ताओं ने भागीदारी की, जहां यह विषय उठा कि न्यायालय की भाषा के रूप में भारतीय भाषाएं प्रयोग क्यों नहीं हो रही। इस विषय को उन्होंने एक भेंट के दौरान बाद में भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, जो लगभग 35 वर्षों से अपना जीवन भारत में शैक्षिक सुधारों के लिए लगाए हुए हैं, माननीय अतुल भाई कोठारी जी के साथ एक मुलाकात में डिस्कस किया। इस डिस्कशन का नतीजा ये निकला कि 2012 में दिल्ली में अधिवक्ता परिषद ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10 राज्य के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मैं इत्तेफाक से उस संगोष्ठी में गया। उस संगोष्ठी में एक दर्शक के रूप में भागीदारी कर रहा था। मंच से जो बातें मुझे बताई गई, उनको सुनने के बाद मेरे मन में एक ही बात आई कि या तो मैं कुछ नहीं जानता, या जिन लोगों ने मंच से संबोधन दिया है, हमें ये लोग बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। घर आकर मैंने उस विषय को जानना, पढ़ना, समझना शुरू किया कि कोर्ट की भाषा आखिर भारत में है क्या। परंतु जब मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने पाया कि जो मंच से बताया गया वो तो जिसे हम अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस तरह का था। बहुत छोटा, वहां बहुत सूक्ष्म भाग उसका बताया गया था। परंतु यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो मेरी हालत उस दिन ऐसी महसूस हुई मुझे, जैसे कोई किसान खेत में चला जाए खेती करने और वो अपने साथ हल, फावड़ा या खेती के औजार लेकर ना जाए और केवल एक सुई लेके चला जाए और कहे मैं खेती करूंगा। जब एक वकील ये नहीं जानता कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है और वो उसे 10-12 साल प्रैक्टिस करते हो गए हो कोर्ट में, कहता हो कि मैं 12 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे उस दिन जो फील हुआ तो लगता है कि मैं क्या कर रहा था। ये प्रश्न क्या पहली बार 2012 में उठा या उससे पहले भी ऐसा था? तो ये प्रश्न नया नहीं है। यदि इस प्रश्न की हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ऐसा प्रश्न पहली बार कोर्ट भाषा को लेकर आधुनिक भारत में जो उठाया गया वो 1830 में उस समय की ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो इंडिया पर रूल कर रही थी एक प्रकार से भारत के बड़े हिस्से पर, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसके 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिश नागरिक थे, जिनको एक काम दिया गया जिसको उन्होंने 1830 में वो कमीशन बना। 1837 में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देते हुए उन्होंने बहुत छोटे में लिखा, उन्होंने कहा हमारे सामने प्रश्न यह था कि
एक जज लाखों लोगों की भाषा सीखे अथवा उस जज की भाषा को लाखों लोग सीखे? और हमारा उत्तर यह है कि बजाय इसके कि लाखों लोग एक जज की भाषा को सीखें, वो जज उन लाखों लोगों की भाषा को सीखे। और इस प्रकार से 1830 में जो पहला प्रयास हुआ था भारत में न्यायालयों से भारतीय भाषाओं को बाहर करने का, वो उन ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही उसे बंद कर दिया गया उसका रास्ता। और फिर अगले 70 साल तक लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोशिश करती रही कि भारत में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाए शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में। उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 1901 के करीब आकर अंग्रेजी में स्कूलों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना प्रारंभ किया गया, पहला स्कूल खोला गया, फिर कोर्ट लैंग्वेज के रूप में इसको दिया गया। और उसी समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें हम बीएचयू के संस्थापक के रूप में जानते हैं, महामना के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने 1906 में उस समय के उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश में एक रिट दायर की, जिसे आज की भाषा में पिल कहा जाएगा। उस समय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कहा जाता था। 3 दिन ये रिट आर्ग्यू होने के बाद उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके सभी जजेस ब्रिटिश थे, जो रिट पूरी तरह अंग्रेजी में आर्ग्यू की गई 3 दिनों तक, फैसला हिंदी के पक्ष में दिया। और आपके साथ ये साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 1906 से और आज 2020 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी है। बाद में आजादी के बाद 3 और राज्यों ने इसी का अनुसरण किया, वहां रिट नहीं डली, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, कुल 28 हाईकोर्ट में से 4 हाईकोर्ट भारत की भाषा में काम करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग आधा हिंदुस्तान बन जाता है यदि हम इन 4 राज्यों की रचना को ध्यान से देखें, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये आंकड़ा तो यूं लगता है 4 हाईकोर्ट वर्सेस 24 अन्य हाईकोर्ट जहां इंग्लिश है, परंतु असल में आधे हिंदुस्तान को न्याय अपनी भाषा में मांगने का अधिकार है और आधा हिंदुस्तान उससे वंचित है। अब बात करते हैं दोबारा, मैं जहां से शुरू हुआ था वहां आऊंगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट का समय आपका और लूंगा। 2012 की उस संगोष्ठी के बाद इस पर विचार मंथन चलता रहा, कई बैठकें हुई और फिर वैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से हम कहें ऑफिशियली एक संगठन का गठन करने का विचार बना, जिसका नाम तय किया गया भारतीय भाषा अभियान। 2015 में यह संगठन अस्तित्व में आया। इसने अपनी संगोष्ठियों से प्रारंभ किया। लगभग 3 वर्ष हम लोगों ने लीगल रिसर्च पर लगाए थे, वो आपके साथ मैं आगे साझा करूंगा। आपके प्रश्नों का भी मैं बुलाऊंगा। मेरे मन में जो सवाल थे उनसे बात करता हूं। 2015 से शुरू हुआ ये काम, तो मुझे लगता था सब कुछ ठीक तो चल रहा है। एक अस्तित्व में लगभग 100 वर्षों से हम देख रहे हैं, करीब करीब 100 वर्षों से पिछले भारत में अंग्रेजी न्यायालयों की भाषा है। पिछले 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया हमें राजनीतिक रूप से आजाद हुए, तब भी तो कोर्ट काम कर रही हैं। बनी बनाई व्यवस्था को छेड़ने का, उसमें एक नई भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं को अथवा हिंदी को लाया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? जब इस प्रश्न पर गौर किया तो ध्यान में आया कि इसकी आवश्यकता है। ये प्रश्न केवल यही नहीं उठा, ये प्रश्न इंग्लैंड में भी उठा। इंग्लैंड में 1736 से पहले इंग्लिश कोर्ट की लैंग्वेज नहीं थी। इंग्लैंड का आम आदमी इंग्लिश बोलता था, लेकिन जो इंग्लैंड की इलीट क्लास थी वो फ्रेंच और लैटिन भाषा का प्रयोग करती थी। लैटिन और फ्रेंच में ही न्यायालय के सारे कार्य किए जाते थे। आज भी हम जब मैक्सिम्स देखते हैं लॉ के, तो मैक्सिमम जो अधिकतर मैक्सिम्स हैं वो लॉ के सारे लैटिन अथवा फ्रेंच भाषा में मिलेंगे। तो वहां लोगों ने लगभग 300 वर्ष इस बात के लिए प्रयास किया
1432 में इंग्लैंड के लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि आम लोगों की, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है उसमें कोर्ट काम करे, क्योंकि इंग्लैंड का आम नागरिक ये बात नहीं समझ पाता है कि उसके साथ कोर्ट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जबकि न्याय मांगने वही जाता है। आज वही बात हम हिंदी में कह रहे हैं, जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। इस तमाम जो मैंने आपके साथ ये इंग्लैंड का इतिहास साझा किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जजमेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रबंधक समिति एंड अनदर वर्सेस जिला विद्यालय निरीक्षक 28 सितंबर 1976 का निर्णय है। AIR 1977, AIR 1977, इलाहाबाद पेज 164. It is reproduced there by the Honorable High Court Judge who has pronounced this judgment. He has written a specific paragraph about mentioning all the जो कुछ वहां संघर्ष करना पड़ा इंग्लैंड में, जो ये सारी घटना मैंने आपसे साझा की है। इस मुकदमे का जो मूल था, जो इसमें चैलेंज था, इश्यू था, वो ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट और ऑर्डर्स भी हिंदी में पास किए जा सकते हैं, पिटीशन दायर की जा सकती है। इसको चैलेंज किया गया था, जिस वाद का निपटारा इस मुकदमे के इस जजमेंट के द्वारा किया गया है, और वहां अपील किया गया कि इट इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके साथ साथ एक और बात जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं, वो है, मेरा दूसरा प्रश्न था कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा होगा, इसकी आवश्यकता होगी, भारत से पहले भी ये अन्य देशों में भी हुआ है। हमने दुनिया के जब अन्य देशों का इतिहास खंगाला और रिसर्च किया, तो हम ये जानकर हैरान रह गए कि भारत जैसे मात्र 8-10 देश ही ऐसे हैं धरती पर जो अपने देश की भाषा में न्याय ना देकर लोगों को किसी विदेशी भाषा में, जो उस देश की भाषा नहीं है, उसमें न्याय उपलब्ध कराते हैं। ऐसा भारत में होता है। हम हैरान हुए कि पाकिस्तान भी हाई कोर्ट में उर्दू का प्रयोग करता है, जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्लादेश में भी ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे न्यायालयों में, हमारे यहां एक विदेशी भाषा अंग्रेजी चलती है। मेरा अगला जो कष्ट था मुझे मानने में, जिसमें बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो था कि मैं एक गांव से आता हूं, पैदा हुआ हूं पलवल के पास एक गांव में, ब्रॉट अप एट चंडीगढ़ हूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर एक गांव के किसान का पोता, वो जैसे तैसे इंग्लिश सीखा है। वो जब गांव जाता है तो उसको इसी बात से विशेष समझा जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। उसकी इंग्लिश अपने चचेरे ममेरे भाइयों से, बाकी बंधुओं से, दोस्तों से अच्छी है। अगर कोर्ट की भाषा बदल जाएगी, यदि कल को यहाँ शिक्षा में भाषा भारतीय आ जाएंगी, तो फिर मेरी तो वैल्यू जो बनती है अंग्रेजी जानने के कारण, वो तो कहीं नहीं रहेगी। अब इसको स्वीकार करने में भी मुझे कष्ट था, परंतु इसकी रीजनिंग है। जब हम किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं, तब हमारा न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग 6% ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है हमें टू ट्रांसलेट, बिकॉज जो हमारे थॉट्स हमें आते हैं वो हमारी हमेशा मातृभाषा में आते हैं और फॉरेन लैंग्वेज में हम उनको ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो ये जो हम खुद को तकलीफ देते हैं, ये भी गलत है। जो समय की बचत हो सकती है, जो एनर्जी की बचत हो सकती है, जो मेरा माइंड और शार्पन होकर काम कर सकता है और बेहतर
में तर्क हो सकते हैं वो केवल भाषा के कारण रुक जाते हैं। ये समस्या केवल लोअर कोर्ट के एडवोकेट्स की नहीं है, हमने देखा है, आपने अनुभव किया होगा, बहुत बार मेरे पास विचार होता है, रीजनेबली गुड इंग्लिश जानने के बावजूद मैं अपने विचार के लिए उपयुक्त ट्रांसलेटेड वर्ड अंग्रेजी का नहीं ढूंढ पाता और मैं अटकता हूं कई बार। ऐसा सबके साथ शायद होता हो, कुछ मात्रा में कम, कुछ में ज्यादा, लेकिन होता है। और ये हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने वाले मेरे जैसे बहुत से वकीलों की समस्या है। हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं किसी दूसरी भाषा में, परंतु अपनी भाषा का स्थान वो भाषा नहीं ले सकती, बिकॉज माई थॉट्स कम टू मी इन माई ओन मदर टंग एंड बेस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन माई मदर टंग। मैं जितना बेहतरीन अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकता हूं, अन्य किसी भाषा में नहीं कर सकता। और अगर हमें इंग्लैंड को ही फॉलो करना है तो हम फॉलो करें ना, उन्होंने भी तो लैटिन और फ्रेंच को छोड़ा और आम लोगों की भाषा में आए, इंग्लिश को अपनाया, कोर्ट लैंग्वेज बनाया। तो यहां भी जो भारत में भाषा है भारतीयों की, उन भाषाओं में यदि कोर्ट काम करेगा तो हम उसी बेस्ट अवेलेबल पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं जो हमारे हमेशा से आदर्श रहे हैं। 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए, उन प्रोविजंस की आज भी उतनी वैधानिकता या आवश्यकता, प्रैक्टिकलिटी है क्या? भारत बदल नहीं गया क्या? वो संख्या जब 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए और हमने कहा कि आर्टिकल 343 में पार्ट 17 जो पूरा डील करता है भाषा से, कि हिंदी शैल बी द लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आज तो अंग्रेजी बहुत आगे आ गई, तब तो अंग्रेजी जानने वाले कितने थे। परंतु जैसा मैंने जिक्र किया कि जब ब्रिटिश 1947 से पहले इंडिया पर रूल करते थे, तब भी भारत के सभी राज्यों के जो लोअर कोर्ट्स हैं, अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट्स हैं, वो सभी के सभी भारत की भाषाओं में काम करते थे। और इसीलिए यदि आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स हम देखते हैं तो जो पार्ट 1 में चैप्टर एन में मिसलेनियस के हेडिंग के अंतर्गत कोर्ट लैंग्वेज दी गई है, वहां स्पष्टता से लिखा है और मैं उसे आप सबके साथ पढ़ के साझा करना चाहता हूं। इट इज रिटन देयर दैट Hindi in Devanagari script in Hindi region and Punjabi in Gurmukhi script in Punjabi region. The language of the court subordinate to the High Court shall be. यानी के and this notification is dated 18th January 1906. 1906 से आज तक हाई कोर्ट रूल्स में यही प्रोविजन है। जो हरियाणा सरकार ने दी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में सेक्शन 3 ने अमेंड करके ऐड किया है, इट इज नथिंग बट कंप्लायंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जीवंत डॉक्यूमेंट है, समय के साथ इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, हमने चेंजेस किए हैं, हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तो क्या हालत है, केवल 5 मिनट और लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भारत में जो 2001 का सेंसस है, जिसको कोई भी हम में से जाकर चेक कर सकता है, विकिपीडिया पर भी उपलब्ध है, अदरवाइज नेट पे उपलब्ध है। उसके अनुसार 2001 के सेंसस के अनुसार भारत सरकार कहती है कि 53.6% ऑफ इंडियंस भारतीय हिंदी बोलते हैं। 12% भारतीय लोगों ने ये कहा है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को 12% भारतीयों ने 2001 के सेंसस में दर्ज करवाया। और मैं ये पढ़कर जानकर हैरान रह गया कि इंग्लिश को एज फर्स्ट लैंग्वेज भारत
सरकार के 2001 के सेंसस के अनुसार 0.02% इंडियंस ने मेंशन किया है। तो क्या सवाल ये भी है, हम डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, क्या केवल 0.02% लोगों की भाषा में कोर्ट काम करेगा? क्या केवल उनके लिए न्यायालय खुले हैं? बाकी भारतीय कहां जाएंगे? अब यदि कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा और विश्लेषण कर लें तो ध्यान में आता है कि भारत के संविधान में अंग्रेजी के लिए प्रावधान कहीं भी नहीं है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक पार्ट 17 डील करता है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, देन लैंग्वेज कमीशन, देन उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स 345, देन 350, 351 जो है वो डायरेक्टिव आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्शन देते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम करेंगी, उसके लिए शब्दकोश बनाएंगी, ये सारी चीजें वहां कही गई हैं। आर्टिकल 348 डील्स विद द कोर्ट लैंग्वेज, इशू ऑफ कोर्ट लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये कहता है कि इंग्लिश शैल बी द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, बट इट इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, क्योंकि ये क्या कहता है, इट रीड्स notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part until parliament by law otherwise provides। कब तक इंग्लिश रहेगी? until parliament by law otherwise provides। तो it is a temporary provision, it must have gone by now। पार्लियामेंट को अमेंड करके 348 को अब तक भारतीय भाषाओं को इंग्लिश की जगह ला देना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 343 से पार्ट 17 शुरू होता है एंड इट प्रोवाइड्स दैट इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो 1950 में भारत ने संविधान अंगीकृत किया, 1965 में ये 15 साल की अवधि पूरी हो जाती है, लेकिन ये आज तक कंटिन्यू क्यों है? इसका रीजन है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। वो 15 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हम एक एक्ट ले आए, पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास कर दिया। लेकिन यहां मैं आप सबका ध्यान केवल एक सेक्शन की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो सेक्शन 3 है, जिसके द्वारा इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया है। आई विल रीड, प्लीज bear with me। Notwithstanding the expression of period of 15 years from the commencement of constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi। इसकी लैंग्वेज एक बार फिर से गौर करेंगे, as from the appointed day continue to be used in addition to Hindi। शब्द कहां से शुरू हो रहा है? The English language may, may शब्द का प्रयोग हुआ है, shall नहीं है। as from the appointed day continue to be used in addition to Hindi, यानी कि 26 जनवरी 1965 से भारत की केवल एक भाषा है, औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो है हिंदी। अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश में कंटिन्यू टू बी यूज्ड। और आर्टिकल 344 यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको एक बार दोबारा मैं आपके साथ साझा करना पढ़ना चाहूंगा। इट सेज, इसका पार्ट 2 है, जो कमीशन बनेगा भाषा कमीशन, उसका काम क्या था, ड्यूटीज क्या थी, वो प्रोवाइड की गई है। तो इसमें क्या है पार्ट 2 में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट एज टू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन। और दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी,
restriction on the use of English language for all or any of the official purposes of the union. तो ये दो ड्यूटीज जो कमीशन ने करनी थी, कमीशन करता रहा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की और उसमें स्पष्ट कहा गया कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे भारत को जोड़ सकती है, जो सारे भारत की संपर्क भाषा है। बट इसके बावजूद आज तक जो पार्ट 2 है उसका, उस दिशा में कोई कदम भारत की सरकार ने अथवा किसी अन्य सरकार ने नहीं उठाया। फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक और प्रोविजन है 344 में, दैट इज देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ whom 20 shall be from the House of the People, Lok Sabha, and 10 shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House. ये कमेटी जिसे हम पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के नाम से जानते हैं, हर लोकसभा इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूट होती रही है और इस कमेटी ने समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। इन रिपोर्ट्स पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने, बिकॉज द ऑफिशियल ड्यूटी प्रोवाइडेड टू द कमेटी एंड द कमीशन वाज टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो रिकमेंडेशंस की हैं आप उसको होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां राजभाषा करके एक अलग से लिंक दिया है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसको हेड करते हैं जो अपने होम मिनिस्टर के साथ उन्होंने दिया होता है, वी कॉल इट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर के नीचे इन दी होम मिनिस्ट्री। तो किरण रिजिजू पिछली लोकसभा में इसको हेड कर रहे थे और रिकमेंडेशंस जो लेटेस्ट भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने को दी गई 9वीं बार कमेटी द्वारा, आज तक 9 बार ये रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और उन पर 9 बार भारत के राष्ट्रपति ने ऑर्डर किए हैं। 9वीं बार ऑर्डर जो किए गए वो किए गए 31 मार्च 2018 को। आपके साथ मैं उनको थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं, उसमें जो दिया गया है। उस लेटेस्ट रिपोर्ट में जो स्वीकार की गई राष्ट्रपति जी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ने की थी, उनमें से जिनको राष्ट्रपति जी ने स्वीकार किया है वो प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक तो कहा गया समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय क्रियान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर होगा और सरकारी विभागों में कंप्यूटरों पर कार्य करने के लिए हिंदी में द्विभाषीय कंप्यूटर्स खरीदे जाएंगे। हिंदी में काम करने के लिए सबसे आवश्यक यूनिकोड का प्रयोग होगा। जो सिफारिशें माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार की हैं और जिन पर ऑर्डर किया है, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है कि भारत के सभी राज्यों को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ABC करके। और जो ए श्रेणी के राज्य हैं, यानी कि जिन राज्यों में सभी प्रकार के कार्य केवल हिंदी भाषा में होंगे, वो राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और बी रीजन में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, यानी कि जहां सभी कार्यों के लिए
हिंदी लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन अपनी भाषा के साथ वो हिंदी में काम करते हैं, ये वो राज्य हैं। तीसरी सी रीजन है जिसमें हिंदी कम प्रयोग होती है, अहिंदी भाषी राज्य जिन्हें कह सकते हैं। तो इसमें बकाया जितने राज्य बचे वो रह गए। मींस रीजन सी मींस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन दोज रेफर टू इन एफ एंड जी क्लॉज। इस हिसाब से हरियाणा क क्षेत्र में आता है, और हरियाणा में राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार तमाम प्रकार की शिक्षा, राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन अप टू द हायर एजुकेशन, वो हिंदी भाषा में ही दी जानी चाहिए। ना केवल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स बल्कि हाई कोर्ट भी हिंदी भाषा में काम करना चाहिए। इस प्रकार के आदेश माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किए गए हैं। भारत की संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में 1968 में इस बात को स्वीकार कर चुकी है, प्रस्ताव पारित कर चुकी है भारत की संसद कि हम अंग्रेजी का प्रयोग रोकेंगे, हिंदी के लिए काम करेंगे, हिंदी को प्रैक्टिकली भारत की भाषा बनाएंगे। परंतु आज तक ना तो संविधान के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सका है, ना ही संसद के संयुक्त सत्र में पारित प्रस्ताव पर अमल हुआ है, और ना ही भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर जारी की गई जो आदेश हैं, जिनका आधार भारत की संसदीय राजभाषा समिति की रिकमेंडेशंस हैं, उन पर अमल हुआ है। हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, और ये कदम केवल एक दिन सपने में किसी एक व्यक्ति को इच्छा हो गई, उठकर सुबह सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया, ऐसा नहीं है। 2016 में हरियाणा के सभी जिला न्यायालयों की बार एसोसिएशंस ने हरियाणा के प्रधानमंत्री को इस बात का मांग पत्र भेजा कि हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में ही नहीं बल्कि हरियाणा के उच्च न्यायालय यानी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में भी हिंदी को औपचारिक भाषा बनाया जाए। जिस प्रकार भारत के 4 हाई कोर्ट हिंदी में काम कर सकते हैं अंग्रेजी के साथ साथ, उसी प्रकार पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में भी हिंदी आए। इसके लिए दूसरी बार 2017 में सभी बार एसोसिएशंस ने फिर से एक बार मांग पत्र भेजा। तीसरी बार 2017 में 23 नवंबर 2017 को हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल जी को एक मांग पत्र सौंपा गया भारतीय भाषा अभियान के द्वारा, जिस पर राज्य के 78 विधायकों के हस्ताक्षर थे इस मांग के समर्थन में। हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल, पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो काम कर रहे थे, हरियाणा के भी पंजाब के भी, हजारों अधिवक्ताओं के और उसके साथ साथ विभिन्न लॉ कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के हस्ताक्षरों से प्राप्त करने के बाद ये मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर आगे कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने अंततः 3 मार्च 2020 को विधानसभा में प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित हुआ और इस बिल को अब 11 मई 2020 को लागू कर दिया गया है। नाउ इट इज अ एक्ट, नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड। सो ये सब कुछ मुझे लगता है कानून के अनुसार हुआ है, संविधान की पालना में हुआ है। आप सभी के विचार मैं इस पे आमंत्रित करता हूं। इतना समय आपने मुझे दिया और इतनी शांति से आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब कृपया अपने व्यूज भी शेयर करें। Firstly, I would
like to thank Naveen sir for this wonderful and informative talk. सर जितनी नॉलेज आपको है, आई थिंक कंबाइंड हम सबको उसकी हाफ नॉलेज भी नहीं होगी. You have been closely associated with this movement. You gave us a historical perspective, a constitutional perspective, then told us the British policy. You brought in comparative jurisdictions ki British mein kya raha hai. So you gave us a holistic perspective as to why Hindi should be adopted as the court language. I think it was a fairly informative session, sir. And personally speaking, I think my views on this issue have been moderated because of this talk. Earlier, I was of the opinion that English should be the only language or an additional language, but my views have also been moderated because of the talk. And I thank you so much for this talk, sir. So some initial doubts I had on this. जी. Sir, BCI के अपने rules of legal education है. जी. And BCI के rules of legal education mandate that English should be the medium of instruction in law courses, both the 3-year and the 5-year courses. And जी. if we see practically, I'm leaving out the national law universities for a moment, जो established हैं different states में. जो state universities हैं, for instance हरियाणा में हम MDU रोहतक देख लें, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देख लें. So I had the privilege of going through their calendars and ordinances. Both Kurukshetra University and MDU Rohtak, जिससे कुछ hundreds of colleges affiliated हैं, specify that the medium of instruction in these universities shall be English. इससे connected चीज जो मेरी है सर, कि हिंदी लैंग्वेज में and subject to correction, मैं because मुझे पता नहीं है इसके बारे में, हिंदी लैंग्वेज में अभी इतनी commentaries on acts, on laws and judgments of the High Court and the Supreme Court लिखी गई हैं अभी तक. और अगर नहीं लिखी गई, और खासकर जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपका लॉ कॉलेजेस में इंग्लिश है, won't imposing Hindi be counterproductive to the delivery of justice? So these are some of my initial thoughts, sir. और इस पे आपके मैं व्यूज जानना चाहूंगा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मैं कुछ चीजें छोड़ गया था. मनुष्य प्रयास करता है, परंतु जब अकेला बोलता है ना, तो बहुत सारी चीजें उससे रह जाती हैं. सो नाइस, आपने मुझे इस ओर ध्यान मेरा आकर्षित किया. और मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी को 1 मिनट देख रहा था अभी. मेरे से डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया. वो जो राष्ट्रपति जी ने जो आदेश किए हैं ना, उसमें बड़े कमाल की चीज है. या इट इज देयर, आपके साथ साथ मुझे भी मिल गया, पहले नहीं मिल रहा था. तो आप हैरान होंगे कि जो ये रिपोर्ट्स दी गई भारत की राजभाषा संसदीय समिति द्वारा, उसमें पहली बार में ही कहा गया था, पहली रिपोर्ट में ही 1976 इट वाज 78 का ऑर्डर है ये राष्ट्रपति जी का. 6 में वो सबमिट हुई, 8 में ऑर्डर हुआ है. तो उसमें कहा गया कि विधायी विभाग हिंदी में मूल प्रारूपण के संबंध में प्रशिक्षण के काम को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से 3 माह के भीतर आरंभ करवाएगी और विधि प्रारूप का कार्य मूल रूप से हिंदी में हो सके. कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सभी जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, उनको ट्रांसलेट किया जाए. और इसके लिए उस समय कहा गया था कि 3 महीने में यह कार्य प्रारंभ होगा और विद इन 3 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रीवी काउंसिल वाज देयर. तो उससे लेकर और सुप्रीम कोर्ट की 1950 के बाद की तो सारी जजमेंट्स को आप ट्रांसलेट करिए. बट इट हैज नॉट बीन डन टिल नाउ. लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई, भारतीय भाषा अभियान का प्रतिनिधि मंडल 1 जून 2018 को भारत के वर्तमान माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिला. उन्होंने हमें 7 मिनट का समय दिया था और वार्ता चली हमारी लगभग 47 मिनट, 47 मिनट्स मीटिंग हुई. उन्होंने बहुत अच्छे से इनको सबको सुना, समझा. उनको कुछ लगा, उन्होंने हमसे डिस्कस किया. ही वाज सो ग्रेसफुल और ही पुट अप द मैटर. इन्होंने ये इशू जो है उठाना शुरू किया. विभिन्न हाई कोर्ट्स के फंक्शंस में जब गए, पहली बार आपने तमिलनाडु के हाई कोर्ट के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में इसको उठाया कि लोगों को उस भाषा में जजमेंट दीजिए जो वो पढ़ सकें, समझ सकें.
और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये इशू उठाया, देन कर्नाटका में, और ही डिस्कस दिस इशू विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आप अपने कंप्यूटर पे अभी भी चेक कर सकते हैं। आप अब जब सुप्रीम कोर्ट की साइट खोलेंगे तो जजमेंट के आप सामने बैठते हैं तो राइट में, आपके राइट हैंड को जजमेंट जो शीर्षक आता है उसके राइट पे वर्नेक्युलर जजमेंट से शीर्षक आ रहा है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट्स जजमेंट्स इनटू 9 इंडियन लैंग्वेजेस since 7th of July 2000 it's 17 sorry 19 7 जुलाई 2019 से सुप्रीम कोर्ट अपनी सभी जजमेंट्स का भारत की अब 7 भाषाओं से शुरू करके 9 में ट्रांसलेशन कर रहा है। अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कोई पंजाब के केस में एसएलपी गई है, वो डिसाइड हुई है 7 जुलाई 2019 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके 2 वर्जन अपलोड हो रहे हैं, मूल इंग्लिश में और उसका ट्रांसलेटेड पंजाबी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। ओके सो ये काम शुरू हो गया। जसवंत सिंह जी का क्वेश्चन है, मैं जसवंत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। जसवंत सिंह जी आप सुन सकते हैं? आपका माइक म्यूटेड है। करण भारद्वाज सर लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। जसवंत सिंह जी का आई थिंक कनेक्शन लूज हो गया। नवीन जी जी, हमेशा की तरह जैसे टी टेबल पे आपको सुन के काफी रोमांचक महसूस होता था हिंदी के ऊपर बात करते हुए, आज उसी जोर शोर से आप इतनी बात कही। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप हिंदी को परिवेश में उसका तुलनात्मक रवैया जब आप बात करते हैं बाकी मुल्कों से, बाकी देशों से, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या किसी भी देश में जहां पे भी न्याय उनकी रीजनल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में दिया जाता है, क्या कोई उनमें से ऐसा देश भी था जहां पे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 21 हों? जैसे भारत हमेशा से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का देश रहा, तो आज की डेट में अंग्रेजी को सिर्फ एलिटिस्ट सेक्शन की भाषा बोलना बहुत गलत होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज आज की डेट में एक एलिटिस्ट लैंग्वेज से ज्यादा बढ़कर मासेस की लैंग्वेज बन चुकी है। और उसने, अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस समय भी बहुत जोर शोर से बहुत लोगों ने ये कहा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बोलना चाहिए, और बहुत सारी डिबेट होने के बाद इस चीज पर फैसला हुआ कि नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। क्या ऐसा नहीं है कि इस एक्ट से हरियाणा राज्य की स्टेट भाषा जो है वो हिंदी बनाई जा रही है, जबकि आज बहुत से लोग अंग्रेजी को लेके सहज हैं? मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि न्याय हर भाषा में मिलना चाहिए, मगर हरियाणा सरकार की अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें पुरजोर तरीके से कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए हरियाणा के अंदर पहली कक्षा से अंग्रेजी का इस्तेमाल होना जरूरी है। ये हरियाणा सरकार का ध्येय है। ऐसे में शेल शब्द का इस्तेमाल करना नोटिफिकेशन में, क्या फिर से हमें भाषा थोपने वाले उस युग में नहीं लेके जा रहा है जैसे कभी 200 साल पहले या 150 साल पहले अंग्रेजी थोपी गई थी? ऐसे ही क्या आज फिर से शेल वर्ड का इस्तेमाल करके हम पे फिर से इसी तरह से एक भाषा का उपयोग करने को लेके मैंडेटरी नहीं किया जा रहा? मेरा प्रश्न ये है कि क्यों जी, ये फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो सकता, जो हिंदी में, जैसे आपने राजस्थान का उदाहरण दिया। मैं खुद राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश हुआ हूँ और वहां मैंने बहस की और एक अद्भुत नजारा देखा कि जो अंग्रेजी में वकील साहब बहस कर रहे थे, जज साहब उनके साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करके अंग्रेजी में फैसला लिखा रहे थे, जो हिंदी में कर रहे थे उनसे हिंदी में बात करके हिंदी में फैसला लिखा रहे थे। तो इससे आपका उद्देश्य भी पूरा होता है और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको भी ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसके 2 तरह से जवाब हैं आपकी बात के।
मैं आपसे सहमत हूं कि भारतीय भाषा अभियान बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आप अंग्रेजी को खत्म कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। भाषाएं सभी अच्छी हैं। जो इंग्लिश जानता है, करना चाहता है अंग्रेजी में, वो करे। परंतु आज तक हो ये रहा है कि प्रावधानों के बावजूद, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, भारत में जो आर्टिकल 350A कहता था कि आप देखिए, वो ना एक उदाहरण थोड़ा सा, लेकिन उससे बात समझ आती है, मैं उसे बड़ा प्रयोग करता हूं, मेरी समझ में वो आया कि हमारे यहाँ शादी की परंपरा है, विवाह की जो पद्धति होती है हिंदू पद्धति में, पुत्री के विवाह में पुत्री का जो वधू का पिता है वो वर के हाथ में अंगूठा पकड़ाता है अपनी लड़की का। एक रस्म है शादी के समय। हम सबने पकड़े हैं जी। हाँ जी। और हाँ, और उससे वो सारी लड़की उसकी हो जाती है। अभी ये क्या हुआ, ये जो शेल के बिना अभी तक चल रहा था, अब शेल से पहले भी मैंने तो पढ़ा ना कि 1906 के रूल्स हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट रूल्स, उसमें अंग्रेजी के लिए जगह नहीं है 1906 से आज तक, अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल। कारण उसका यह है, कई केसेस में, क्रिमिनल ट्रायल्स में नीचे की कोर्ट में एविडेंस होगा ही नहीं। नीचे की कोर्ट में एविडेंस नहीं होगा यानी कि सेशन कोर्ट में होगा। सेशन कोर्ट में होगा तो बयान देने वाला किस भाषा में बयान देगा? हरियाणा में, हरियाणवी में, हिंदी में देगा। उसको जो वकील क्वेश्चन कर रहा है वो भी हिंदी में कर रहा है, और जो जज साहब वहां प्रिजाइड कर रहे हैं, कोर्ट को हेल्ड कर रहे हैं, अमूमन नहीं, मैं कहूंगा 100% ऐसा होता है कि वो या तो पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं और हिंदी उन्हें आती है। तो लिटिगेंट जो आया है न्याय मांगने, उसकी भाषा हिंदी है। वकील साहब जो फीस लेकर अपने क्लाइंट का पक्ष रख रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, उनकी भाषा हिंदी है। जो जज साहब फैसला सुनाएंगे उनकी भाषा हिंदी है। तो अंग्रेजी के लिए स्कोप नहीं बचता है अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण शायद सीआरपीसी में सेक्शन 272 में पावर दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल कोर्ट की भाषा, क्रिमिनल उसमें क्या होगी सेशन लेवल की। और 277 कहता है कि यदि गवाह गवाही कोर्ट की भाषा में दे रहा है तो उसी में रिकॉर्ड होगी, और यदि वह किसी अन्य भाषा में गवाही देता है, सपोज तमिलनाडु का कोई व्यक्ति हरियाणा में किसी क्राइम में फंस गया या वो गवाह के रूप में आ रहा है किसी केस में और वो हिंदी नहीं जानता, तमिल में गवाही दे रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ट्रांसलेट, रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट इन द लैंग्वेज इन विच ही इज मेकिंग स्टेटमेंट एंड देन ट्रांसलेट इट इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हिंदी है। ये क्वेश्चन सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। एक बहुत प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता जी, उन पर एक मुकदमा चला करप्शन का। वो मुकदमा बाद में ट्रांसफर किया गया टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका बिकॉज शी बिकेम सीएम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। तो रेफर कर दिया, ट्रांसफर किया गया कि अब राज्य की मुख्यमंत्री हैं तो उस राज्य में उम्मीद नहीं करते। अब वो गवाह सारे के सारे तमिलनाडु के थे, गवाहियां जाकर दे रहे थे वो तमिल में। स्टेट में जो कोर्ट थी वो कर्नाटका की, उसकी भाषा कन्नड़ थी। ये क्वेश्चन वहां एसएलपी में राइज हुआ, चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा तमिल है, हम तमिल में बयान दे रहे हैं, तमिल में रिकॉर्ड किए जाएं। ये क्वेश्चन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में हेल्ड किया है। शशिकला जयललिता जी की वो जजमेंट आप ढूंढेंगे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी लॉ जर्नल्स में, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की भाषा कर्नाटका में कन्नड़ है, इसलिए कन्नड़ में रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाँ, वो तमिल में दे रहे हैं, अगर तमिल का वहां व्यक्ति जानने वाला उपलब्ध है तो वो रिकॉर्ड करेगा तमिल में, देन इट विल बी ट्रांसलेटेड टू कन्नड़। अदरवाइज यदि वो चाहते हैं तो उनको ट्रांसलेटेड कॉपी मिल जाएगी। तो हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं ले जा रहे, हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो लीगल
एस्पेक्ट बनता है। और एक बहुत अच्छी किताब है जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप कभी उसको पढ़िए, क्योंकि मेरा भी परसेप्शन आपके जैसा था। इट इज अ बुक बाय जस्टिस एम रामा जोइस, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. He has been governor for the states of Jharkhand and Bihar also. He has written a very good book, that is Swadeshi Judicial System and Judicial Accountability. इस किताब को पढ़ा मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि कमाल है, भारत में कभी न्यायतंत्र था, कैसे काम करता था, हमें फील ही नहीं होता था। मैं नहीं जानता था इसको पढ़ने से पहले कि उपनिषद में क्या दिया गया है न्याय के बारे में। एक कोटेशन वहां से मैं पढ़ रहा हूं उसी बुक से। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, नथिंग इज सुपीरियर टू लॉ, द लॉ एडेड बाय द पावर ऑफ द किंग enables the weak to prevail over the strong, even the kings are subordinate to the dharma, the rule of law. ये बृहन्नायका उपनिषद के नाम से एक उपनिषद है हमारा, 108 उपनिषदों में से, उसमें दिया गया है। मैंने संस्कृत वर्जन उसका नहीं पढ़ा, जो जस्टिस रामा जोइस ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो मैंने पढ़ा है। तो कितना बड़ा सिद्धांत लॉ का हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराने जो वेद हैं उनमें दिया गया है, और हम उसको जानते नहीं है। एक बहुत रिसेंट, खैर क्वेश्चन आने दे प्लीज, सॉरी मैं रुकूंगा। सर सवाल आने, पीयूष बंसल जी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। पीयूष जी, हाँ जी, नमस्कार नवीन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको ये बात समझाई। मेरा एक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न ये है कि इस नोटिफिकेशन के साथ कोई ऐसा भी कोई प्रावधान सरकार करने जा रही है कि प्रैक्टिकल, हमने ये तो कह दिया कि जो हमारी जो जजमेंट्स हैं और जो न्याय प्रणाली है वो हिंदी में काम करे, पर उस न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम वकील हैं, क्या उनको प्रशिक्षण देने का कि हिंदी शब्दावली, क्योंकि लीगल शब्दावली है वो एक टेक्निकल शब्दावली है, उसके प्रशिक्षण देने का कोई ऐसा प्रावधान इस नोटिफिकेशन में, या सरकार का कोई ऐसा कोई और है इस नोटिफिकेशन के जरिए कि वकीलों को भी ट्रेन किया जाए ताकि हिंदी में काम वो डिलीवर करें और ताकि अच्छी जजमेंट्स आ सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया पीयूष जी, धन्यवाद आपका। मैं इस बारे में आपसे सबसे ये साझा करना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है कि 6 मंथ्स जो है वो फॉर रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए दिए गए हैं। 6 महीने का समय कोर्ट्स में प्रॉपर हिंदी के वो लाने के लिए। और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, प्लीज इसको वैसे लीजिएगा थोड़ा। इट इज दैट के सजेशन है हमारा, भारतीय भाषा अभियान का रिकमेंडेशन ये है कि 3 तरह के ट्रेनिंग 6 महीने तक सरकार को चलानी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। पहली, एडवोकेट्स के लिए इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस। सेकेंडली, फॉर द स्टाफ ऑफ द, स्पेशली द टाइपिस्ट एंड द स्टेनोग्राफर्स ऑफ द कोर्ट, एंड थर्ड वन फॉर द ऑनरेबल जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी। और मुझे लगता है कि सरकार ये मानेगी। धन्यवाद।